एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी चीज को इस तरीके से गिराते हैं तो देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो वही हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा कौन रहा है? इसको देखो, इसको तो मैं भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ, इधर उधर सब तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसको छत भी ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, तो ये ऊपर तो नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों में से अर्थ का मास सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो देखो हमारी छोटी सी ऑब्जेक्ट है, अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी है, उसका फोर्स सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है और इसीलिए इसके ऊपर नीचे की तरफ एफ सबसे ज्यादा लगता है। अच्छा, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। अगर अर्थ ने इस स्मॉल मास m के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स F लगाया है, तो इस स्मॉल मास m ने भी अर्थ के ऊपर के डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स F लगाया होगा। और हम क्या जानते हैं? F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब फोर्स की वैल्यू होगी 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, जो भी कुछ यूनिट है, लेकिन अर्थ का मास इतना ज़्यादा बड़ा है, ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो आ जाती है। अब अगर इसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो नहीं आता, और ये दोनों इस तरीके से एक्सेलरेट होते हैं कि दोनों का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसको आप ऐसे देखोगे तो ये एक सिस्टम है। एनीवे, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला मास मूव होता है। इस तरीके से हम चीज़ों को अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ी है। दूसरी बात, अर्थ का रेडियस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक गिराता हूँ तो अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस चेंज ज़रूर हुआ है। तो अगर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला ये है, तो ये आर की वैल्यू लगातार बदल गई। यहाँ पर आर कुछ था, यहाँ पर आर की वैल्यू कुछ और है, लेकिन इसका रेडियस इतना ज़्यादा बड़ा है अर्थ का कि वो जो आर में चेंज हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मूव करने से, उसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई आर की वैल्यू भी आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लो। हम मान लेते हैं कि जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट होती नहीं है, उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जाता है। तो हम मान लेते हैं कि आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी, और मास ऑफ अर्थ स्मॉल मास m से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हमारे पास देखो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्मॉल m से स्मॉल m कट गया और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है, जिसको हम g से भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वैल्यू है, और उसकी वैल्यू आ जाती है जी m डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और आप उसमें सभी वैल्यूज डाल दोगे तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी चीज़ को हम गिराते हैं तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे गिरती है। कई बार इसको हम 9.8 या फिर सिर्फ 10 भी मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए हमारी कैलकुलेशन में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो मास होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है उसको हम सिर्फ m लिखते हैं, लेकिन उसका जो वेट होता है वो प्लैनेट पे डिपेंड करता है। जैसे इसका वेट अर्थ पे अलग होगा, वेट एक फोर्स होता है, वेट इज़ अ फोर्स जिसकी यूनिट भी न्यूटन होती है, और वो होता है mg। तो इसको अगर मैं मून पे ले जाऊंगा तो इसका मास यही रहेगा, लेकिन इसका वेट बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मून के लिए ये जो g की वैल्यू है, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून वो कम हो। इस तरीके से चीजें बदलती हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अ बॉडी वेज 72 न्यूटन। देखो वेट है और वेट न्यूटन में आता है, यानी कि ये mg है। ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। इसको पहले समझते हैं। इसके लिए हमारे को डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लो हमारे पास यहाँ पर अर्थ है और अर्थ का कुछ मास ऑफ अर्थ होगा, अर्थ का कुछ रेडियस ऑफ अर्थ होगा। अर्थ की सरफेस पे उस बॉडी का जो वेट है, वेट यानी कि mg की वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 72 न्यूटन। अब यहाँ से हम और ऊपर गए हैं, कहाँ तक गए हैं? हाइट गई है हमारी इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम r/2 और ऊपर चले गए इस तरीके से r/2। तो r/2 ऊपर जाने से हमारा टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाता है? 3re/2। अब देखो mg एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू हम यहाँ पे रख भी सकते हैं, या तो आप यहाँ से रख दो, या फिर आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। f इज इक्वल टू GME स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। जैसे ही हम डिस्टेंस को 1.5 टाइम्स कर देंगे, यानी कि ये वाली चीज़ हमारी 1.5 टाइम्स हो जाएगी, तो इसको हमें डिवाइड कर देना है। हमारा फोर्स देखो, बाकी सब वैल्यूज तो कांस्टेंट है, हमारे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारे फोर्स की वैल्यू हो जाती है 72 डिवाइडेड बाई 1.5 का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू आ जाती है 72 इंटू
4/9 यानी कि 32 न्यूटन। हमारा आंसर हो जाता है 32 न्यूटन। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसमें जो पार्टिकल को हम ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं वो बहुत ही कम डिस्टेंस से नहीं मूव कर रहे हैं, काफी ज्यादा ऊपर ले गए उसको, रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ डिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ पर हम फोर्स को कांस्टेंट नहीं मान सकते। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा, थोड़ा ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा। अगर इसको हम अंदर ले जाते तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर कुछ और होता। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The height at which the weight of a body becomes 1/16 its weight on the surface of the earth of radius r is, तो हमारे पास देखो, हमारे पास वेट क्या होता है, WEIGHT = mg। अब किसी भी बॉडी का मास m तो चेंज नहीं होता है, तो वैल्यू क्या चेंज हो रही रहती है, g की। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमारी g की वैल्यू चेंज हो जाती है। हम जानते हैं कि हमें mg की वैल्यू 1/16 करनी है, तो हम लिख सकते हैं mg' = 1/16 of mg। यहाँ पर देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास g' की वैल्यू आ जाती है g/16। g की वैल्यू होती क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को लिख देते हैं। g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई, ये g की वैल्यू क्या है, हमारी अर्थ की सरफेस पे, तो यहाँ पर आएगा re का स्क्वायर और इंटू 1/16। यहाँ पर ये जी से जी कट गया, मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कट गया, और हम देखते हैं कि R = हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स RE। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अर्थ के सेंटर से हमारे को 4 टाइम्स RE, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स RE। वहां पर जाएंगे तो हमारे वेट की वैल्यू 1/16 हो जाती है। ओके, तो अगर ये पूरा डिस्टेंस 4RE है और ये वाला डिस्टेंस RE है, तो हमने कितना हाइट ऊपर लेके गए हैं इसको, 3 टाइम्स RE, और हमारा आंसर आ जाता है C। बहुत बार लोग इसमें गलत आंसर भी मार्क कर देते हैं, सीधे सीधे 4RE मार्क कर देते हैं, वो नहीं करना है हमको। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। तो हमारे पास ये अर्थ थी, उसका कुछ डेंसिटी थी, रो उसको मान लेते हैं हम, और हमें एक नया प्लैनेट मिला है जो थोड़ा छोटा होगा, उसकी डेंसिटी भी दुगनी है अर्थ की डेंसिटी से। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू आती है, यानी कि ये फॉर्मूला, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस नए प्लैनेट पे भी न्यूमेरिक वैल्यू सेम आती है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज r, ठीक है, अर्थ का रेडियस है r, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, इसका रेडियस हमें पता करना है, उसकी वैल्यू मान लो हम x मान लेते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, इस प्लैनेट के लिए मास अलग होगा, रेडियस अलग होगा, अर्थ के लिए मास और रेडियस अलग होगा, दोनों के रेशियोज हम पता कर सकते हैं क्योंकि g की वैल्यू दोनों जगह सेम आ रही है। लेकिन हमें इसका मास नहीं पता, हमें क्या पता है, डेंसिटी। तो हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम लिख देंगे G = कैपिटल G, मास को हम लिख सकते हैं 4/3 πr³, वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय r²। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, G = 4/3 πg/ρ। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब देखो ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है, हमारे पास आ जाती है वैल्यू, मोस्टली डिपेंड करती है रेडियस और डेंसिटी पे। अगर इन दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे सेम है, तो उनका रेडियस और डेंसिटी का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इस प्लैनेट के लिए इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 टाइम्स ρ इंटू इसका रेडियस कितना है x, जो हमें पता करना है, इज इक्वल टू अर्थ के लिए डेंसिटी कितनी है ρ, अर्थ का रेडियस कितना है r, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है r/2, हमारा आंसर आ जाता है A। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था। हाँ यहाँ पर अगर हम मास वाले मेथड से जाते हैं, इनका मास इसका मास अलग अलग कैलकुलेट करते तो मुश्किल हो जाता। सीधे सीधे हमने मास की जगह पे वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी रख दिया, जैसे ही हमने यहाँ पे डेंसिटी देखा और हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। मेरे साथ लाइव फिजिक्स पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पर, जहाँ पर सारी की सारी लाइव क्लासेस होती है मेरी एब्सोल्युटली फ्री। इस लिंक पर आकर के आप मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती कहाँ पे है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो कि इंडिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चाहे आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, CBSE या फाउंडेशन, आपका जो भी गोल हो,
अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, काफ़ी सारे नए नए कोर्सेज और बैच वहाँ पे हमेशा लॉन्च हो रहते हैं। इंडिया की टॉप फैकल्टी वहाँ पे पढ़ाती है, आप अपने डाउट्स भी वहाँ पे पूछ सकते हो और लाइव इंटरेक्शन की तो बात ही अलग है। तो आ जाओ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अपने फ्री प्लान को अनलॉक करो मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके, और हम पढ़ेंगे लाइव। और आप अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन को एक लेवल अप करना चाहते हो तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, उसमें भी विक्रांत यूज़ करने से आपको मिलता है डिस्काउंट। तो मिलते हैं प्लस पे लाइव।